मौर्य साम्राज्य जिसने कभी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक सूत्र में पिरोया था, उसके बिखरने के बाद आखिर हुआ क्या? वो दौर जिसे अक्सर हम लोग राजनीतिक उथल-पुथल और बिखराव का समय मान लेते हैं, वो कई मायनों में मतलब बेहद दिलचस्प और रचनात्मक भी था। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये है कि मौर्यों के जाने के बाद कौन सी नई ताकतें उभरी, कौन से नए राजवंश आए और किन बाहरी शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई? बिल्कुल। ये जो मौर्योत्तर काल है, यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय, ये सिर्फ राजनैतिक विखंडन का गवाह नहीं रहा। ये नए विचारों, संस्कृतियों के मेलजोल और व्यापार के जबरदस्त विस्तार का भी दौर था। इसी दौर में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ब्राह्मण राजवंश सत्ता में आ रहे हैं, मध्य एशिया से आए शासकों का असर बढ़ रहा है और दक्षिण में भी शक्तिशाली राज्यों का विकास हो रहा है। अच्छा। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी हलचल भरे लेकिन महत्वपूर्ण युग के उन खास तथ्यों पर केंद्रित रहेगी जो ऐतिहासिक अध्ययन, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मौर्य साम्राज्य के बाद उभरी इन नई शक्तियों की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत उन राजवंशों से करते हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मौर्यों के बाद कमान संभाली, खासकर मगध वाले क्षेत्र में। सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश का। कहते हैं मौर्यों के जो आखिरी शासक थे बृहद्रथ, हाँ, उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी जी, और शुंग वंश की नींव डाली। और पुष्यमित्र शुंग वो ब्राह्मण थे, तो उनके समय को अक्सर ब्राह्मण धर्म या कहिए वैदिक परंपराओं के दोबारा उभार से भी जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग एक ताकतवर शासक के तौर पर उभरे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने यवनों यानी उन यूनानी शासकों के 2 बड़े आक्रमणों को नाकाम किया। अच्छा, यवन मतलब इंडो ग्रीक्स। हाँ, वही इंडो ग्रीक्स जो मौर्यों के बाद उत्तर पश्चिम में सक्रिय थे। माना जाता है कि इनमें से एक का नेतृत्व डेमेट्रियस ने और दूसरे का शायद मिनेंडर ने किया था। और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। ये अश्वमेध यज्ञ तो आपको पता ही है, एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। बिल्कुल। और एक रोचक तथ्य जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि इन यज्ञों के पुरोहित महान वैयाकरण पतंजलि थे। वही पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। जी हाँ, वही संस्कृत व्याकरण का वो प्रसिद्ध ग्रंथ। ये सचमुच ध्यान देने वाली बात है। एक तरफ तो वैदिक यज्ञों का आयोजन हो रहा है और दूसरी तरफ, जैसा कि पता चलता है, पुष्यमित्र ने मध्य प्रदेश में भरहूत में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण या शायद जीर्णोद्धार भी कराया। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं कैसे एक साथ चल रही थीं। जटिलता थी। बिल्कुल। और इस वंश के एक और शासक का जिक्र अक्सर होता है, अग्निमित्र। वो कालिदास के मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक है ना? आपने सही याद दिलाया। हाँ, अग्निमित्र और मालविका की वो प्रेम कहानी। शुंग वंश की शुरुआती राजधानी तो पाटलिपुत्र ही रही, जो मौर्यों का भी केंद्र था। लेकिन बाद में विदिशा, जो आज के मध्य प्रदेश में है, उसका महत्व भी काफी बढ़ गया। अच्छा, विदिशा। हाँ, वो एक तरह से दूसरी राजधानी या महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। जहां तक वंश के अंत की बात है, तो आखिरी शासक देवभूति थे। और विडंबना देखिए, क्या? उनकी हत्या भी उनके ही एक मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी। ओहो, मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल। और वासुदेव कण्व ने फिर एक नए मगर छोटे राजवंश की शुरुआत की। और वो नया वंश था कण्व वंश। देवभूति की हत्या के बाद वासुदेव विस्थापित किया। ये भी शुंगों की तरह एक ब्राह्मण वंशी था, है ना? जी हाँ, कण्व वंश के शासक भी ब्राह्मण ही थे। हालांकि इनका शासन शुंगों के मुकाबले काफी कम समय तक चला, मतलब करीब 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, लगभग 45 साल मान लीजिए। बहुत छोटा कार्यकाल। हाँ, बहुत छोटा। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। इस वंश के अंतिम शासक हुए सुशर्मन, और फिर वही कहानी, फिर हत्या। जी, सुशर्मन की हत्या सिमुक नाम के एक व्यक्ति ने की, जिसने दक्कन के क्षेत्र में एक ज्यादा टिकाऊ और प्रभावशाली राजवंश की नींव रखी, सातवाहन वंश। ये दिखाता है कि उस दौर में सत्ता परिवर्तन अक्सर कितने हिंसक होते थे। हाँ, सातवाहन सिमुक द्वारा स्थापित ये राजवंश दक्कन में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। पुराणों में इन्हें आंध्र या आंध्र भृत्य भी कहा गया है। ये भी एक फैक्ट है। हाँ, ये नाम मिलते हैं। इनकी एक बहुत ही विशिष्ट पहचान थी।
कई शासक अपने नाम से पहले अपने माँ का नाम इस्तेमाल करते थे, जैसे सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। बिल्कुल। वाकई काफी अनोखी है और इतिहासकारों के बीच इस पर काफी चर्चा भी हुई है। ये निश्चित रूप से राज परिवार में रानियों और माताओं के सम्मान को तो दर्शाती ही है। सातवाहन शासक स्वयं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफी संरक्षण दिया। उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रथा शुरू की जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की। अच्छा, टैक्स फ्री जमीन। हाँ बिल्कुल, ये भारत में व्यवस्थित भूमि अनुदान का शायद पहला पुख्ता सबूत है और माना जाता है कि इसने भविष्य में भूमि आधारित सत्ता संरचनाओं, जिसे हम आगे चलकर सामंतवाद कहते हैं, उसके विकास की कहीं न कहीं नींव रखी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक अहम सांस्कृतिक और व्यापारिक पुल का काम भी किया। हाँ, दक्कन में थे तो ये स्वाभाविक भी है और ये भी महत्वपूर्ण है कि उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। हाँ, प्राकृत, जो उस समय आम लोगों में ज्यादा प्रचलित थी संस्कृत की तुलना में। और सिक्कों के मामले में उन्होंने बड़ी संख्या में सीसे यानी लेड के सिक्के जारी किए। ये तथ्य भी बहुत बार पूछा गया है। जी हाँ, लेड के सिक्के सातवाहनों की पहचान है। अब अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो उन्हें इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उनकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा लिखवाए गए नासिक प्रशस्ति यानी राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। बिल्कुल, उस नासिक प्रशस्ति में उन्हें शक, यवन यानी इंडो ग्रीक और पहलवों यानी पार्थियन, इन सब का संहार करने वाला बताया गया है। मतलब एक तरह से विदेशी शक्तियों को रोकने वाला। एक रक्षक के तौर पर। और उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य की पुष्टि के लिए 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ भी आयोजित किए थे। अच्छा, 2 अश्वमेध और 1 राजसूय। जी, उनके सिक्कों से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है। सातवाहनों ने कुछ ऐसे सिक्के भी चलाए जो द्विभाषी थे। द्विभाषी मतलब 2 भाषाएं? हाँ, जिनमें एक तरफ प्राकृत भाषा होती थी ब्राह्मी लिपि में और दूसरी तरफ तमिल भाषा, वो द्रविड़ लिपि में। अरे वाह, ये तो उनके साम्राज्य के विस्तार को दिखाता होगा। बिल्कुल, जो दक्कन के पठार से लेकर दक्षिण के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और जहां अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। तो सातवाहनों के दक्कन में प्रभाव कम होने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण ब्राह्मण राज्यवंश का उदय हुआ, वाकाटक वंश। ये उत्तर भारत के शक्तिशाली गुप्त शासकों के समकालीन थे, सही कहा ना? जी हाँ, वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे और दोनों राजवंशों के बीच अक्सर अच्छे संबंध रहे, जिनमें वैवाहिक गठबंधन भी शामिल थे। अच्छा। वाकाटक भी ब्राह्मण थे और पुराणों में इन्हें विंध्यक कहा गया है, संभवतः विंध्य पर्वत क्षेत्र से इनके जुड़ाव के कारण। इस वंश के संस्थापक का नाम विंध्य शक्ति बताया जाता है। विंध्य शक्ति? हाँ। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं में से गुफा संख्या 16 के एक शिलालेख में उनका जिक्र है, जहां उनकी तुलना इंद्र और विष्णु जैसे देवताओं से की गई है। अजंता की गुफाएं, मतलब वाकाटकों का उनके संरक्षण में भी योगदान रहा। बिल्कुल, अजंता की चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध और वाकाटकों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस वंश में एक प्रमुख शासक हुए प्रवरसेन प्रथम। हाँ, प्रवरसेन प्रथम। उन्होंने सम्राट जैसी बड़ी उपाधि धारण की। हाँ। और कई वैदिक यज्ञ भी किए जो उनकी बढ़ती शक्ति और ब्राह्मण धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। जी, और जैसा मैंने कहा, गुप्तों के साथ इनका अहम वैवाहिक संबंध भी था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। माना जाता है कि इस रिश्ते ने दक्कन क्षेत्र में गुप्तों के प्रभाव को मजबूत करने और शायद शकों के खिलाफ अभियान में भी मदद की। ये रणनीतिक गठजोड़ था। हाँ, और वाकाटकों ने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया, जिससे दक्कन की संस्कृति और समृद्ध हुई। तो ये थे कुछ प्रमुख भारतीय राजवंश जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अलग अलग क्षेत्रों में उभरे। शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मौर्यों की शक्ति कमजोर पड़ने का एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं, जो हमेशा से संवेदनशील रही हैं, वो बाहरी आक्रमणों के लिए एक तरह से खुल गईं। हाँ, एक शक्ति शून्य सा बन गया था वहां। बिल्कुल। इसी वजह से मध्य एशिया से कई समूहों ने भारत का रुख किया। इस दौर को, मतलब लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, कभी कभी भारतीय इतिहास का अंधकार युग भी कहा गया है, क्योंकि कोई एक मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी। देखिए, अंधकार युग शब्द शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। हाँ, ये सच है
कि कोई एक अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं था और राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन इसे सिर्फ अंधकारमय मानना मुझे लगता है सही नहीं होगा। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि ये दौर सांस्कृतिक मेलजोल, व्यापार के जबरदस्त विकास और कला के नए प्रयोगों का भी गवाह बना। ये बाहरी समूह सिर्फ आक्रमणकारी बनकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया भी, उसे प्रभावित भी किया और उससे प्रभावित भी हुए। तो अंधकार युग की बजाय इसे एक संक्रमण, बदलाव और संश्लेषण का युग कहना शायद ज्यादा उचित होगा। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। तो इन बाहरी शक्तियों में प्रमुख कौन-कौन थे? इनमें प्रमुख थे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक, शक, पहलव यानी पार्थियन और फिर कुषाण। क्रम से देखें तो सबसे पहले हिंद यवन का जिक्र आता है। हिंद यवन, ये मूल रूप से बैक्ट्रिया, मतलब आज के अफगानिस्तान के पास का इलाका, वहां के यूनानी शासक थे। जी हाँ, जिन्होंने मौर्यों के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा किया। इनमें दो नाम अक्सर लिए जाते हैं, डिमेट्रियस और मिनांडर। हाँ, मिनांडर, जिन्हें पाली बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। मिलिंद। हाँ, वो शायद सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन राजा थे। उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण उनका बौद्ध धर्म अपना लेना था। उनका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो लंबा दार्शनिक संवाद हुआ। हाँ, मिलिंद पन्नो। बिल्कुल, मिलिंद पन्नो यानी मिलिंद के प्रश्न। ये प्रसिद्ध पाली ग्रंथ आज भी बौद्ध दर्शन को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये सवाल भी बनता है परीक्षाओं में। हाँ बिल्कुल, मिनांडर और नागसेन। हिंद यवनों का भारतीय इतिहास पर एक और गहरा असर पड़ा, खासकर सिक्कों के मामले में। सिक्कों पर कैसे? ये भारत में पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने व्यवस्थित रूप से सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें नियमित मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, पहले सोने के सिक्के इन्होंने चलाए? हाँ, मतलब नियमित मुद्रा के रूप में। वैसे सोने का प्रयोग पहले भी होता था, पर नियमित सिक्कों के रूप में इनका श्रेय हिंद यवनों को जाता है। और एक क्रांतिकारी बदलाव इन्होंने ये किया कि अपने सिक्कों पर राजाओं की यथार्थवादी आकृतियां और उनके नाम अंकित करवाए। हाँ, ये तो बड़ी बात थी। इससे पहले तो भारतीय सिक्कों पर अक्सर चिन्ह बने होते थे, राजा की तस्वीर नहीं होती थी। सही कहा। ये प्रथा बाद के भारतीय राजवंशों ने भी अपनाई। कुछ हिंद यवन सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं जैसे बलराम या वासुदेव के चित्र भी मिलते हैं। अच्छा। और मिनांडर के सिक्कों पर बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र भी मिलता है, जो उनके झुकाव को साफ दिखाता है। दिलचस्प। तो हिंद यवनों के बाद इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शकों का आगमन हुआ। हाँ, शक, जिन्हें सीथियन भी कहते हैं। इन्होंने धीरे धीरे हिंद यवनों की जगह ले ली। ये मूल रूप से मध्य एशिया की घुमंतु जनजातियां थीं। कहा जाता है कि भारत में इनकी कुल 5 शाखाएं स्थापित हुई। जी, अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थीं। तक्षशिला, मथुरा, पश्चिमी भारत, यहाँ तक कि ऊपरी दक्कन तक। इनका पहला महत्वपूर्ण शासक मोगा या मौस माना जाता है। मोगा। लेकिन शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक तो रुद्रदामन प्रथम थे, है ना? निसंदेह रुद्रदामन प्रथम। उन्होंने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। महाक्षत्रप? हाँ, मतलब महान क्षत्रप या एक बड़ा प्रांतीय शासक, जो उनकी बढ़ी हुई शक्ति और स्वायत्ता का प्रतीक है। उनका शासन मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में था। गुजरात, सिंध, मालवा, कोंकण, ये सारे इलाके। काफी बड़ा क्षेत्र था। हाँ, और उन्होंने अपने समय के शक्तिशाली सातवाहन शासकों को भी युद्ध में हराया था। उनका एक बहुत ही उल्लेखनीय काम जो अक्सर एग्जाम में आता है, वो था गिरनार के पास स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाना। हाँ, सुदर्शन झील। इसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। बिल्कुल, और अशोक के समय में इससे नहरें निकाली गई थी। रुद्रदामन ने अपने निजी खर्चे से इस झील की मरम्मत करवाई, जो जन कल्याण के प्रति उनकी सोच को दिखाता है। और रुद्रदामन का यही जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख माना जाता है ना? जी हाँ, ये विशुद्ध संस्कृत गद्य का एक शानदार और प्राचीनतम उदाहरण है। इससे पहले के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और इस अभिलेख में है क्या? इसमें न केवल सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का पूरा इतिहास है, बल्कि रुद्रदामन की विजयों, उनके साम्राज्य विस्तार, उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे संगीत, तर्कशास्त्र में निपुणता और उनकी शासन प्रबंध का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। वाह,
मतलब काफी जानकारी मिलती है इससे। बिल्कुल। शकों से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है जिसका जिक्र अक्सर होता है और जिससे एक प्रसिद्ध भारतीय संवत जुड़ा है। कौन सा? विक्रम संवत? हाँ, वही। माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के किसी स्थानीय राजा ने शकों को बुरी तरह पराजित किया था। इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य यानी सूर्य के समान पराक्रमी की उपाधि धारण की और एक नए संवत की शुरुआत की जिसे आज हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। हालांकि उस राजा की पहचान को लेकर शायद कुछ मतभेद हैं। हाँ, ऐतिहासिक पहचान थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत इसी घटना से जोड़ी जाती है। ठीक है। तो शकों के बाद इसी क्षेत्र में एक और शक्तिशाली समूह का उदय हुआ, कुषाण। जी, कुषाण। ये मध्य एशिया की यूची या तोचारियन नाम की एक कबीलाई शाखा से संबंधित थे। यूची? हाँ, इन्होंने पहले पार्थियनों यानी पहलवों को हराया और फिर उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर मध्य एशिया तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इनकी सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि थी उस समय के मशहूर रेशम मार्ग, सिल्क रूट। हाँ, सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लेना। ये वो महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता था जिससे चीन का रेशम और अन्य कीमती सामान रोमन साम्राज्य तक जाता था। तो इस पर कब्जा होने से कुषाणों को जबरदस्त आर्थिक फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, वो बहुत समृद्ध हो गए। कुषाण वंश की नींव कुजुल कडफिसेज ने रखी थी। उन्होंने शुरुआत में मुख्य रूप से तांबे के सिक्के जारी किए। कुजुल कडफिसेज? हाँ, उनके बाद उनके बेटे विम कडफिसेज शासक बने, जो एक ज्यादा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा साबित हुए। विम कडफिसेज को भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर नियमित सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, विम कडफिसेज ने सोने के सिक्के शुरू किए। हिंद यवनों ने भी तो किए थे। हिंद यवनों ने शुरुआत की थी, लेकिन विम कडफिसेज ने इसे बड़े पैमाने पर और नियमित रूप से किया। उनके सिक्के वजन और शुद्धता में उस समय के रोमन सिक्कों के बराबर थे, जो भारत और रोम के बीच बढ़ते व्यापार का स्पष्ट संकेत है। ये उनके सिक्कों से पता चलता है, जिन पर अक्सर भगवान शिव, उनके वाहन नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी मिलती हैं। शैव अनुयायी? दिलचस्प। लेकिन कुषाण वंश का नाम लेते ही जिस शासक का ख्याल सबसे पहले आता है वो है कनिष्क। हाँ, कनिष्क निस्संदेह। उन्हें कुषाणों का सबसे महान शासक माना जाता है और कभी-कभी उनकी तुलना मौर्य सम्राट अशोक से करते हुए उन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक की तरह ही कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया और उसे मध्य एशिया और चीन तक फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके साम्राज्य की दो प्रमुख राजधानियां थीं, एक तो पुरुषपुर यानी आज का पेशावर। हाँ, पेशावर, और दूसरी मथुरा। मथुरा। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाली मथुरा। जी हाँ, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के अवसर पर एक नया संवत शुरू किया जिसे शक संवत कहते हैं। शक संवत, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, ये कनिष्क की ही देन है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष रूप से बढ़ावा दिया। महायान? हाँ, जिसमें बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना जाता है और बोधिसत्व की पूजा पर जोर दिया जाता है। कनिष्क के ही शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। चौथी बौद्ध संगीति? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष विद्वान वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक अश्वघोष थे। अश्वघोष? हाँ, माना जाता है कि इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो मुख्य शाखाओं महायान और हीनयान या थेरवाद में बट गया। अच्छा, यहीं पर विभाजन हुआ? जी, और कनिष्क का काल कला के विकास के लिए भी स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान दो प्रमुख कला शैलियां खूब फली फूली। एक तो गांधार कला, हाँ, जिसमें यूनानी रोमन असर दिखता है। बिल्कुल, खासकर बुद्ध की मूर्तियों में वो घुघराले बाल, वो वस्त्र। और दूसरी थी मथुरा कला, जो पूरी तरह से भारतीय परंपरा में विकसित हुई और जिसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। गांधार और मथुरा कला। कनिष्क सिर्फ धर्म और कला के संरक्षक ही नहीं थे, बल्कि विद्वानों के भी बड़े आश्रयदाता थे। हाँ, उनके दरबार में उस समय की कई महान विभूतियां मौजूद थीं, जैसे अश्वघोष, जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्धचरित की रचना की। बुद्धचरित। महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, जिन्हें शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है और उनकी प्रखर बुद्धि के कारण कभी-कभी भारत का आइंस्टाइन भी कह दिया जाता है। नागार्जुन। वसुमित्र, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की
और आयुर्वेद के महान आचार्य चरक, जिन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता, ये तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कनिष्क का दरबार तो विद्वानों से भरा हुआ था। बिल्कुल। और सिक्कों की बात करें तो कनिष्क और उनके उत्तराधिकारियों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, वे अपनी शुद्धता के लिए जाने जाते हैं। कुछ तो गुप्तकालीन सिक्कों से भी ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं। वाह। कनिष्क के बाद भी कुषाण साम्राज्य कुछ समय तक प्रभावशाली बना रहा, जिसमें वासुदेव एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनके सिक्कों पर शिव और नंदी का अंकन जारी रहा। लेकिन वासुदेव के बाद धीरे धीरे कुषाण शक्ति कमजोर पड़ने लगी। क्यों? क्या हुआ? इसके कई कारण थे। आंतरिक संघर्ष तो थे ही, पर एक बड़ा बाहरी कारण था ईरान में ससानियन साम्राज्य का उदय। अच्छा, ससानियन? हाँ, ससानियों ने कुषाणों के पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिससे उनका साम्राज्य सिकुड़ गया। रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण कमजोर हुआ और उनकी शक्ति का पतन शुरू हो गया। तो ये थी मौर्योत्तर काल की एक झलक। एक ऐसा दौर जो ऊपर से देखने पर राजनीतिक बिखराव और अस्थिरता का समय लग सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। लेकिन गहराई में उतरने पर पता चलता है कि ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही जीवंत, गतिशील और रचनात्मक चरण था। इस दौरान हमने शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक जैसे देशी राजवंशों को अपनी पहचान बनाते और भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाते देखा। बिल्कुल। तो वहीं हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण जैसी बाहरी शक्तियों ने न केवल यहाँ शासन किया, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला, धर्म, भाषा और व्यापार पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। निश्चित रूप से ये काल सांस्कृतिक संश्लेषण मतलब कल्चरल सिंथेसिस का एक अद्भुत उदाहरण है। अलग अलग संस्कृतियों, विचारों और कला शैलियों के मिलने से गांधार कला जैसी नई शैलियां जन्मी। सोने के सिक्कों का नियमित और बड़े पैमाने पर चलन शुरू हुआ, जिसने व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति दी। रेशम मार्ग के जरिए भारत का संपर्क मध्य एशिया, चीन और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य तक बढ़ा, जिससे न केवल वस्तुओं का बल्कि विचारों का भी अभूतपूर्व आदान प्रदान हुआ। बौद्ध धर्म का महायान स्वरूप विकसित हुआ और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर दूर दूर तक फैला। सही कहा। ये सारे बदलाव और विकास वास्तव में भारतीय इतिहास के अगले महान युग यानी गुप्त साम्राज्य के उदय की जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु। इस मौर्योत्तर काल में हमने देशी और विदेशी शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष भी देखा और साथ ही समन्वय और मेलजोल भी। तो इन दोनों यानी टकराव और मिलन की प्रक्रियाओं ने मिलकर उस भारतीय पहचान और संस्कृति को गढ़ने में क्या भूमिका निभाई जिसे हम आज जानते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, विचार करने लायक। इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।